सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और आज हम आ चुके हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। मैं जानता हूं कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं बच्चे और आपको इस टॉपिक को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या आएगा एग्जाम में, क्या नहीं आएगा। सो लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू कि बच्चे इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो आपके बीए के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई कैन एश्योर यू दैट कि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हैं, हर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझते हैं, तो इसके बियॉन्ड आपके बीए के एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। ये वीडियो सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे रेफ़र कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन, द मोनार्की किंग एंड क्राउन, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, features of the UK's constitution, criticism of UK's constitution, parliament of UK, जुडिशरी ऑफ यूके। साथ ही लास्ट में मैं कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूं जो कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर और ईयरली एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखते हैं और जिन पीवाईक्यूज को मैं एनालाइज करने वाला हूं उन एनालाइजेशन को ध्यान से समझते हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड है। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। सो यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग। इसके पहले बच्चे मैं आपको यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग बताऊं। मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताओ बच्चे, आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचो, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे आर्टिकल्स मेंशन्ड है। आर्टिकल्स मतलब रूल्स मेंशन्ड है। मैं कहूंगा ठीक है। आप कहोगे भैया इसमें राइट्स मेंशन्ड है, इंडिविजुअल राइट्स जैसे फंडामेंटल राइट होता है, इस तरह की चीजें मेंशन है। मैं कहा ठीक है बच्चे। अब चलिए इसको यूके के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज सेट ऑफ रूल्स। देखिए हमने कहा सेट ऑफ रूल्स, लॉज, कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए मैं बताऊं बच्चे आपको मोटा मोटी कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे उसमें कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें लॉज होते हैं, कन्वेंशन और कस्टम्स होते हैं। अब आप बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देके चीज समझाता हूँ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ के कन्वेंशन और कस्टम मतलब अपने यहाँ की प्रथाओं और मान्यताओं से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप पूछोगे कैसे भैया, ऐसा कैसे होता है? जैसे आप देखो बच्चे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब मैरिज की बात हम करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है। तो ये क्यों है बच्चे? अब हिंदू एक ट्रेडिशन है, उसमें मैरिज के कुछ डेफिनेट रूल्स हैं कि इस तरह से मैरिज हिंदू में की जाएगी, हिंदू में अगर डिवोर्स होगा तो इस तरीके से होगा। तो ये इंडिया का कल्चर है ना, हिंदू मैरिज एक्ट। तो इंडिया के हिसाब से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है कि ये इंडिया का कस्टम है, इंडिया के लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड आर्टिकल 22 to 25 के आसपास दिया है राइट टू रिलीजन। उसमें क्या है? प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, मतलब अपने रिलीजन को मान सकते हो और उसको खुल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं कि जो कुछ प्रथाएं हैं, मतलब कुछ जो आपके पहले से जो आपकी हिस्ट्री रही है, आपके जो कुछ ट्रेडिशंस रहे हैं, उसके बेसिस में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक एग्जांपल और बहुत अच्छा देता हूं बच्चे। जैसे आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू को क्या किया है? डिक्रिमिनलाइज किया है। मतलब कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसको लीगलाइज नहीं किया है। इसको ऐसा नहीं माना है कि कोई एलजीबीटीक्यू मैरिज एक्ट नाम का कोई एक एक्ट बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। क्यों बच्चे नहीं ऐड किया? इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इंडियन सोसाइटी अभी इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी के कस्टम या ट्रेडिशन में एलजीबीटीक्यू कभी नहीं रहा है। हालाँकि इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, डिबेट चल रही है कि हमारे हिस्ट्री में था कि नहीं था, बट फॉर नाउ ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का, उसमें रूल्स होते हैं, उसमें लॉज़ होते हैं। साथ ही साथ में उसमें ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उस देश के, स्पेसिफिक उस देश के ट्रेडिशन और कस्टम से इंस्पायर होती है। तो अगर आप यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में देखो बच्चे, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के नियम होंगे, वहाँ के कानून होंगे, साथ ही में वहाँ कुछ ऐसे नियम भी होंगे जो वहाँ की प्रथाओं और मान्यताओं से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ठीक बात है। फिर एंड इंस्टीट्यूशंस, भाई देखो हर संविधान में इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए। और डिटेल में बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करता है और स्टैचुरी बॉडीज के बारे में बात करता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि स्पेशल कमीशन होना चाहिए एससी एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वुमेन राइट्स कमीशन होना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब अलग-अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बच्चे वैसे सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ की प्रथाओं और कन्वेंशंस हैं और साथ ही साथ वहाँ के इंस्टीट्यूट है, जैसे वहाँ की जुडिशरी है, वहाँ की पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है ना? फिर आगे आता है unlike most countries the UK does not have single written constitutional document therefore it is called an unwritten constitution। आप कहोगे भैया ये क्या? मैं बताऊं बच्चे, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है। जैसे अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो तो आपको एक बुक और एक वो आता है ना कि एक बुक का थॉट आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक। एक्चुअली इट इज अ बुक, क्योंकि बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बकायदा पेन और पेपर पे लिखा गया है। हर चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद कि हमें क्या चीज ऐड करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, हमने एक एक चीज लिखी है। अच्छा, इसको लिखने का एक कारण और था बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ये मैं एडिशन में आपको बता रहा हूँ, इसको लिखने का एक कारण और था क्योंकि ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में बड़ी एम्बिग्विटी पैदा कर दी थी। ब्रिटिश ने इतने लाइंस पे इंडिया को डिवाइड कर दिया था कि इंडिया में बहुत कंफ्यूजन था कि क्या सही है क्या गलत है, किसके लिए क्या सही है किसके लिए क्या गलत है। तो जब सोसाइटी में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हो, प्लस सोसाइटी डाइवर्स हो, जैसे इंडिया की सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, इतने लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, इतने कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, तो जरूरी हो जाता है बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीजों को लिखा जाए। मतलब लिखे रहने से क्या रहता है कि आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड होता है, तो जब लिखा रहेगी चीजें तो उससे इन्फ्रेंस निकालना आसान होगा। जैसे आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ना लिखा होता तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर कर लेता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन यूके में बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया। आप पूछोगे भैया क्यों नहीं लिखा गया उनका? क्योंकि बच्चे देखो, पहली चीज तो ये कि यूके कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहा। मतलब जैसे हम ब्रिटिश के अंडर थे, तो भाई जब हम ब्रिटिश से फ्री हुए तो हमारी ये ज़रूरत बन गई कि हम अपने कानून या अपने अपने जो न्याय है, अपने जो कानून हैं, अपने जो रूल्स हैं वो हम खुद लिखें। क्योंकि ब्रिटिश के जो रूल्स थे वो तो बड़े डेरोगेटरी और बड़े डिस्क्रिमिनेटिव थे इंडियंस को लेके, हम उसको लेके तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो ज़रूरत थी कि हमें लिख के अपने सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत थी, हमें लिख के हर कानून हर चीज़ बदलने की एक नए तरीके से लिखने की ज़रूरत थी। तो यूके के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि वो कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहा। भाई वो सबको अपनी कॉलोनी बनाए लेकिन वो कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहे। तो उनका जो एवोल्यूशन है, मतलब बच्चे वो जो आगे बढ़े हैं वो धीरे धीरे बढ़े हैं, वो मोनार्की से पार्लियामेंट में आए, है ना, वो इस तरह से आगे बढ़े हैं। और अनरिटन कैसे है बच्चे, मैं एक चीज और बताऊं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब एक स्पेशल क्वालिटी होती है बच्चे, ये होती है कि अब आप पूछोगे कि श्रेयस भैया ये बताइए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स कैसे फॉलो किए जाते होंगे। तो मैं बताऊं बच्चे, कोई भी कानून बनने से पहले उस देश में क्या लोग मान रहे हैं, क्या लोगों का बिलीफ है, ये मैटर करता है कि उस देश के कानून कैसे होंगे। आप कहोगे भैया मतलब, जैसे बच्चे मैं आपको बताऊं, इसको इरेज कर दूं और मैं पेन ले लूं फिर मैं आपको समझाऊं। जैसे बच्चे मैं आपको बताऊं अनरिटन से क्या कॉन्टेक्स्ट है मेरा, कि किसी देश में क्या कानून होने वाले हैं या क्या चीज होने वाली, वो लोगों की बिलीफ में बहुत मैटर करता है। जैसे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि मतलब इंडिया में ऐसा माना जाता है या पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि किसी का मर्डर करना एक क्राइम है। तो क्योंकि ग्रेटर मास मतलब बहुत बड़ी जनता ये मानती है कि किसी की हत्या करना अपराध है, इसीलिए इसको पूरे समाज के हिसाब से अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सच बात है। अब जैसे बच्चे कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल होता है, जैसे थाईलैंड या ऐसे कुछ देश है जहां पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, क्योंकि वहां की जनता मानती है कि प्रोस्टिट्यूशन क्राइम नहीं है। लेकिन इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है बच्चे। क्यों नहीं लीगल है? क्योंकि यहाँ की जनता के हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन इज अ क्राइम। तो जो वहाँ की मेजर जनता मान रही होती है वो चीजें वहाँ के कानूनों में दिख रही होती है। अब क्योंकि यूके किसी का गुलाम नहीं था, एक एवोल्यूशन के फेज में बढ़ा है, मतलब एक एवोल्यूशन एक इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, पहले मोनार्की थी फिर पार्लियामेंट आई। तो यहाँ का जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये लोगों के बिलीफ से चलता आ रहा है। जैसे यूके के लोगों ने ऐसा मान लिया कि राजा की अवहेलना करना या राजा की डिसरिस्पेक्ट करना गलत बात है। तो अब 90 लोग ऐसा कहते हैं कि राजा की डिसरिस्पेक्ट करना गलत बात है। अब उसमें अगर एक डिसरिस्पेक्ट कर देगा तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये क्रिमिनल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि 90 लोगों ने या पूरे यूके की मैक्सिमम जनता ने ऐसा बिलीव बना लिया है कि हमारा यही लॉ है।
तो आप समझ रहे हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो लॉज होते हैं वो लोगों की बिलीफ से चलते आ रहे हैं कि लोग क्या मानते आ रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रथाएं हैं, उसके बेसिस पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। समझ रहे हैं? मतलब इसको लिखा नहीं गया है, ये इवॉल्व होता गया है जनता की मान्यताओं के हिसाब से। जनता ने मानना शुरू कर दिया ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो जो ग्रेटर जनता मानने लगी, जो ज़्यादातर जनता मानने लगी, वही कानून मानने लगे, वही कानून बन गया, वही कानून हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं बच्चे, समझ रहे हैं? फिर एविडाइसी, एविडाइसी क्या कहते हैं बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करता है सारे कानूनों को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उन सारे रूल्स को इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। अब बच्चों पूछोगे आप सॉवरेन पावर क्या है भैया? बच्चे सॉवरेन पावर होता है संप्रभु शक्ति। देखो हर देश आज की डेट में सॉवरेन है, जैसे इंडिया सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, हालांकि सेपरेट टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का आपके, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सॉवरेन पावर का मतलब क्या होता है? सॉवरेन पावर का मतलब बच्चे ये होता है कि इंडिया कोई भी फैसला ले, चाहे इंडिया के अंदर ले मतलब इंटरनल डिसीजन ले, चाहे एक्सटर्नल डिसीजन ले। एक्सटर्नल डिसीजन मतलब कि हमें किससे रिलेशन बनाने हैं, मतलब किससे फॉरेन रिलेशन बनाने, किससे व्यापार करने हैं, ये हमें कोई फॉरेन फोर्स डिक्टेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, यूएस हमें नहीं बताएगा कि तुम इंडिया के अंदर कौन से लॉज लाओ, या यूएस हमें नहीं बताएगा कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये इंडिया का इंडिपेंडेंट डिसीजन है और इंडिया बिना किसी देश के इन्फ्लुएंस के डिसीजन ले सकता है, तो इंडिया एक सॉवरेन पावर है। तो वो यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उन सारे रूल्स को इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर की। मतलब कोई देश की सरकार किस एक्सटेंट तक अपने सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, उसकी जो शक्तियां हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं। जैसे कोई देश है जैसे इंडिया, तो उसकी जो टोटल पावर है वो कैसे डिवाइडेड है। कुछ पावर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव के पास है, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास है और कुछ जुडिशरी के पास है। ये चीज है। फिर आता है लॉर्ड ब्राइस का डेफिनेशन बच्चों। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो पहले देखिए मैं एक चीज और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे दो टाइप का होता है, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चे जो अमेंडमेंट के लिए रेडी होता है, मतलब जो बदलाव के लिए रेडी होता है, जिसमें जल्दी चेंज आसान करना है, जिसमें चेंज करना आसान है। और रिजिड वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बच्चे जिसमें चेंज करना बहुत कठिन होता है। अब आप पूछोगे भैया चेंज करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना नहीं बच्चे, उसके अंदर के रूल्स लॉज और एक्ट्स चेंज करना। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में गवर्नमेंट समय समय पे वो लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपने सुना भी होगा ये चीज, न्यूज में देखते होगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे 103rd आई गेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस भी ऐड होगी। पहले क्या क्या था हमारे पास, पहले जनरल थे, ओबीसी थे, एससी एसटी थे। फिर एक 103rd में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस भी ऐड कर दिया। तो अमेंडमेंट की क्या जरूरत है बच्चे, ये भी बता दूं। अमेंडमेंट की जरूरत ये है बच्चे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी एक टाइम पे बना था, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, एक सेकंड में इसको क्लियर कर दूं फिर आपको अच्छे से समझाऊं। तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी एक टाइम पे बना था, जैसे मान लीजिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनैक्ट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी एक टाइम पे बना था। तो जिस टाइम पे जैसे 1950 या 49 के समय पे जो भारत का संविधान बना था, वो उस समय की सोसाइटी को देख के बना था कि उस समय समाज कैसा था, लोग कैसी बिलीफ रखते थे, क्या उस समय किस चीजों की जरूरत थी, उन चीजों को देख के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ सोसाइटी तो चेंज होगी बच्चे, लोग आगे बढ़ेंगे, लोग एजुकेटेड होंगे, है ना। समय के साथ साथ हमारी नीड बदलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, उस समय ईडब्ल्यूएस की कोई नीड नहीं थी, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, जनरल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वीकर हैं, तो उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की नीड है। तो समझ रहे हैं, समय के साथ साथ जैसे समाज बदलता है, जैसे उस देश की राजनीति बदलती, मतलब पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस बदलते हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस बदलते हैं, तो संविधान में चेंज करना जरूरी हो जाता है। तो जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा ना, एक फ्लेक्सिबल होता है बच्चे और एक रिजिड होता है। तो जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अगर गवर्नमेंट ने तुरंत कोई अमेंडमेंट लाया तो एक्सेप्टेड है कि ठीक है इसको चेंज कर लो। अब ये चीज यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बच्चे क्योंकि ये अनरिटन है, इसलिए यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। आप पूछोगे भैया एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल बच्चे ये देता हूं, जैसे एलजीबीटीक्यू की बात की थी अभी मैंने, एलजीबीटीक्यू मान लीजिए यूके में बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे कि नहीं एलजीबीटीक्यू ठीक है, एलजीबीटीक्यू जस्टिफाइड है। तो क्योंकि अनरिटन है, पहले से तो कोई लॉज आपके पास मेंशन नहीं थे इससे रिलेटेड, जनता की डिमांड बढ़ गई, आपने तुरंत इसको
पार्लियामेंट में पास करके अमेंडमेंट लाके इसमें लॉ बना दिया कि ठीक है ये चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। वहीं आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ की बात कर लो, तो इंडिया में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है कि हिंदू मैरिज है, मुस्लिम मैरिज है ना? इस तरह की चीज़ें मेंशन है और कोई भी एलजीबीटीक्यू का ज़िक्र नहीं है। तो इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है ना कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब हमारी जो देश की जनता है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। पार्लियामेंट भी रेडी नहीं है पास करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट अभी खुद पार्लियामेंट के ना रेडी होने का मतलब क्या है? भाई पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं सांसद, वो हमारे और आपकी तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब हमारा ही आपको तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर वो राज़ी नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं हम आप भी राज़ी नहीं हैं। और सच बात है, अगर बहुत सारे अब ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इंडिया की बात करें, अगर आप ज़्यादातर इंडियंस की बात करें, तो वो यही कहेंगे कि अभी एलजीबीटीक्यू का मतलब एलजीबीटीक्यू को भी लीगलाइज करना इज नॉट दैट नेसेसरी। हो सकता है फ्यूचर में जनता ये चीज इन चीजों को समझना शुरू करे, ये जनता के अंदर जब बदलाव आने लगे, जैसे समय आगे आगे बढ़ने लगे। जैसे अभी देखिए, पहले तो ये चीज एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट की जाती थी कि ये क्राइम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। समय बदला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया कि नहीं, ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में समय बदले, फिर ये आए कि नहीं ये लीगल है, ठीक है, इसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस एवोल्यूशन के साथ-साथ अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो वहाँ पे जैसे कोई भी जनता मैसिव डिमांड करती है कि नहीं सर हमें ये चाहिए, तो वो जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब कि हाइली फ्लेक्सिबल है। फिर बच्चे मैंने कहा था दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है था रिजिड, जो चेंज होने से एकदम रेजिस्टेबल होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पूछोगे भैया अब इतना इंडिया की बात कर दी, बता दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो बच्चे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मिक्स्ड। मतलब हमारे यहाँ कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुत रिजिड है और कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप कहोगे कैसे भैया? रिजिड बच्चे कुछ जो सेंसिटिव लॉज हैं, जैसे मतलब कुछ जो सेंसिटिव कानून है, चाहे वो इमरजेंसी को लेके हो गए, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेके हो गए, चाहे यूनियन स्टेट लिस्ट को लेके हो गए, ये बड़े रिजिड है। मतलब इसको इतना आसान नहीं है चेंज करना। इसके लिए आपको सिंपल प्लस स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी। इस चीज को बच्चे हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ कानून बहुत फ्लेक्सिबल हैं जिनको चेंज करना बड़ा आसान है, जैसे आपने किसी स्टेट का नेम चेंज कर दिया, समझ रहे हैं? इस तरह की चीजें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाती हैं। तो कुछ चीजें बड़ी सिंपल है चेंज करना। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, इस पे भी आप स्ट्रेस मत दीजिए। मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिए। तो लॉर्ड ब्राइस जैसा कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फ्लेक्सिबल और इवॉल्व है, तो इसका मतलब यही है। फ्लेक्सिबल इसीलिए क्योंकि अनरिटन है। भाई जो जनता डिमांड करती है तुरंत कानून बन जाता है। इवॉल्व क्यों है? क्योंकि जितना जल्दी जल्दी जनता डिमांड कर रही है उतना जल्दी जल्दी संविधान बदल रहा है, उतना जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर रहा है। वहीं पे अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, तो भाई जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेसेसरी है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है जो तुरंत इमीडिएट डिमांड है कि इस तरह हो जाना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्सेप्ट नहीं करे। इसका मतलब उतना इवॉल्व्ड नहीं है जितना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चे। इसको चलिए क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे बच्चे, आपके नोट्स के कंटेंट का काम करेगा। फिर वाई कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड? बच्चे मैं पूछूं कि संविधान की जरूरत क्यों है, तो आप कहोगे भैया मेरे राइट्स हैं उसका प्रोटेक्शन जरूरी है। मैं कहूंगा ठीक बात है। आप कहोगे भैया आर्टिकल्स हैं उसका होना जरूरी है। मैं कहूंगा ठीक बात है। आप कहोगे भैया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर भी रहती है ना, कि कैसे एक सरकार 5 साल के बाद अपना टेन्योर खत्म करेगी, नेक्स्ट सरकार आएगी, ओथ क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। फिर आप कहोगे भैया पावर्स पता चलती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की, जुडिशरी की कितनी पावर है, लेजिस्लेटिव की कितनी पावर, एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है। मैं कहूंगा ठीक बात है। तो चलिए इसको ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। टू लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क सबसे पहले। अच्छा, क्योंकि बच्चे मैं आपको बताऊं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। और बच्चे मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश में बच्चे मोनार्क होते हैं, मतलब राजा होते थे, जैसे किंग चार्ल्स, किंग क्वीन विक्टोरिया, आपने सुना होगा ना क्वीन विक्टोरिया। तो जब राजाओं का समय चल रहा था तो ये बहुत ओवर पावर होते थे, मतलब इनके पास बहुत शक्ति होती थी। आज इनका मन कर रहा है, आज इनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, एक काम करो फला व्यक्ति को उल्टा टांग के पीटो तब कुछ मजा आए। तो बहुत एक्सटेंड पे पावर था, मतलब इतने पावरफुल हुआ करते थे कि सिटीजन्स की कोई वैल्यू नहीं थी, सिटीजन्स के राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, कि भाई आम नागरिक का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो सबसे पहला ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ी कि उसको मोनार्क की पावर लिमिट करनी थी। मतलब उन्हें बताना था कि अच्छी बात है आप राजा हो, आप रानी हो, ठीक है, लेकिन आप इस एक्सटेंट तक ही केवल अपनी पावर
एक्सरसाइज कर सकते हो। ये नहीं कि आप सो के उठो और आपकी कोई ऐसी मर्जी कर जाए जो जनता को नुकसान पहुँचाए, जो आम नागरिक को नुकसान पहुँचाए, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेन पहली चीज़ क्या है कि मोनार्क्स की जो पावर थी, जो राजा-रानियों की शक्ति थी, उसको नियंत्रित करना था, उसको सीमित करना था। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर रहा है। फिर टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीज़न, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। जैसे इंडिया में आप देख लीजिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने पास कि भाई हम कुछ भी मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना कर रहा हो। ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ है कि हम भाई एक सम्मानजनक जीवन जिए अंडर आर्टिकल 21, जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ऐसे ही ब्रिटिश में भी जो उनके सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, चाहे वो ज़मीन को लेके हैं, चाहे वो लाइफ को लेके हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमी को लेके हैं, कुछ लेके उनको सिटीजन के राइट है, उसको प्रोटेक्ट करना। टू स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो बच्चे अगर संविधान होता है तो एक सरकार जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल एक्टर बन के काम करती है। रिस्पॉन्सिबल एक्टर मतलब भाई संविधान है तो संविधान के अंदर सरकार को काम करना। ये नहीं कि कल सरकार का मन किया कि आज हम ऐसा कर देते हैं जो संविधान के बाहर है, फिर चाहे वो जनता को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है बच्चे सरकार। मतलब सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्यों होती है? क्योंकि संविधान में चीजें लिखी हुई हैं कि सर आप इतना काम कर सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके यहाँ कोई भी नागरिक ऐसा ना हो कि पीड़ित हो, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि सबके अधिकार सुरक्षित हो, मतलब सबके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके जो देश के नागरिक हैं, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके यहाँ कोई भूख से ना मरे। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब मोटा-मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ज़िम्मेदार बनाता है। अगर संविधान ना हो, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, उसमें ये ना होता कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, तो हम और आप कुछ भी सरकार को लेके बोलते तो सरकार कहती है ऐसा ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको उठाओ और इसको गोली मरवा दो। जैसे नॉर्थ कोरिया में, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट क्योंकि एक मैं कहूँगा एक तानाशाह सरकार है, तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सरकार में नहीं दिखती है। तो संविधान के होने से क्या फ़ायदा होता है बच्चे? सरकार ज़िम्मेदार होती है। मतलब सरकार ऐसे मुझे नहीं अरेस्ट कर सकती, मेरा अधिकार है बोलने का। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है सोशल वेलफेयर इंश्योर करना, मतलब सामाजिक कल्याण इंश्योर करना कि भाई सबको हेल्थ मिले, सबको एजुकेशन मिले। इंडिया की मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? सबको डिग्निफाइड लाइफ मिले। तो ये सरकार का राइट है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हैं? तो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। फिर टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब बेटा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यही है कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो गौर हम लोगों को पता होगा कि हमारा लीडर कौन है, एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कैसे बना है? प्राइम मिनिस्टर बच्चे इलेक्ट होके बना है। प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट का टेन्योर क्या है? 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स के बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में जो जीतेगा फिर नई गवर्नमेंट बनेगी। तो आप समझ रहे हो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप पूछोगे भैया अगर ये चीज़ ना भी मेंशन होती तो क्या फ़र्क पड़ता? तो बेटा फ़र्क ये पड़ता कि जब मान लो कोई गवर्नमेंट आई 5 ईयर्स के लिए, अब कल को ऑपोज़िशन खड़ा होके कह दिया कि नहीं देखो ऐसा है, गवर्नमेंट तो हमारी है। तो लड़ाई नहीं हो जाती कि गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट इनकी है कि गवर्नमेंट इनकी है। तो मतलब समझ रहे हो आप? एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल क्लैरिटी होता है, एक राजनैतिक मतलब एक समझ, एक आप कह दो उसको एक क्लैरिटी की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है कि ठीक है, मतलब एक स्टेबल है कि अभी सरकार आई है तो ये 5 साल चलेगी। 5 साल क्यों चलेगी? क्योंकि इसके 5 साल चलने को मैंडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जब कैसे कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी तो वो 5 साल चलेगी। आप समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह भी इंश्योर की जा सकती है कि जुडिशरी क्या काम करेगी, लेजिस्लेटिव क्या काम करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी। फिर टू डिफाइन पावर्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग-अलग संस्थानों की शक्तियाँ बताना कि भाई जुडिशरी की पावर है लॉ को इंटरप्रेट करना, लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना। समझ रहे हैं कि क्या-क्या शक्तियाँ हैं इंस्टीट्यूशन की, ये डिफाइन करना। टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ मतलब बच्चे विधि का शासन कि मतलब सब जो है लॉ के नीचे है, लॉ सुप्रीम है, कानून सबसे ऊपर है, कानून के नीचे सब है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। फिर टू प्रिवेंट आर्बिट्री रूल बच्चे यही है कि तानाशाही मतलब मनमाना शासन को इंश्योर करना, मतलब प्रिवेंट करना कि मनमाना शासन ना हो। तो आर्बिट्री रूल को प्रिवेंट करना, जैसे नॉर्थ कोरिया में आर्बिट्री रूल है कि भाई आज कोई हंसा नहीं किंग जोंग उन के साथ तो उसको मगरमच्छ को खिला दिया, तो ये आर्बिट्री रूल है। तो आर्बिट्री रूल को प्रिवेंट करना, जैसे आर्बिट्री रूल को प्रिवेंट करने का एक एग्जांपल बच्चे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, जैसे पुलिस जब आपको आती है, अगर पुलिस आपसे कहे कि आपको थाने चलना पड़ेगा तो आप पूछ सकते हो कि सर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो
क्या कर रहे हो मुझे? क्योंकि बिना अरेस्ट किए आपको वो थाने नहीं ले जा सकते। समझ रहे हो आप? उन्हें लीगली आपसे कहना पड़ेगा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हो। जब पुलिस कहेगी कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस को अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा कि हमने फला व्यक्ति को फला जुर्म में अरेस्ट किया। कोई आर्बिट्री रूल नहीं है, कोई तानाशाही नहीं कि पुलिस आज अपने मन से आई आपको उठा के ले गई, ऐसे नहीं है। एक आपको बोलेगी कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, अगर उसने बोला है कि आपको अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को अपनी नोट शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। नोट शीट में पुलिस को ये लिखना पड़ेगा कि हम इसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर्स आपको पुलिस को पेश करना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे, क्योंकि अगर पुलिस नहीं पेश करेगी तो ये गलत है, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन है। तो आप समझ रहे हैं कि कोई मनमाना शासन नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम से चीजें चल रही हैं। फिर है टू मेंटेन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मतलब लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए। लोकतांत्रिक सरकार वही है, मतलब जनता चुनेगी तो लोकतांत्रिक सरकार चलेगी भाई, संविधान से चलेगी तो लोकतांत्रिक सरकार है। मतलब बिना संविधान से चलेगी तो असंवैधानिक सरकार है। ये लोकतंत्र का पालन नहीं करी। लोकतंत्र का पालन भाई क्या है? भाई संविधान मानोगे, जनता के द्वारा चुने गए हो, संविधान मानोगे, संविधान की चीजों को लागू करोगे, संविधान के हिसाब से काम करोगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। नहीं करोगे तो नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। फिर है टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन स्टेट ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग स्टेट ऑर्गन्स के बीच में रिलेशन रेगुलेट करना, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना कैसे? कि लेजिस्लेटिव कानून बना देगी, एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर देगी और उसमें जब कोई कमी होगी तो जुडिशरी उसको करेक्शन करेगी या उसका इंटरप्रिटेशन करेगी। फिर है टू सेव गार्ड लिबर्टीज एंड ट्रेडिशन, मतलब लिबर्टीज और ट्रेडिशन मतलब वही है बच्चे की परंपराओं को और आज़ादियों को, अभिव्यक्ति की, मतलब व्यक्ति की जो आज़ादी, जो अभिव्यक्ति है उसकी, जो उसकी आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके जो ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे हम और आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट इस्लाम फॉलो करते हो, कुछ स्टूडेंट आप में से हिंदुइज्म फॉलो करते हो, कुछ स्टूडेंट आप में से बुद्धिज्म फॉलो करते हो, कुछ जैन हो। तो जो ये आप ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हो इसको प्रोटेक्ट करना कि नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, आप अपने ट्रेडिशन को, अपनी मान्यताओं को, अपने कल्चर को खुल के प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी फियर के, आज़ादी के साथ। आपके अंदर आपको लिबर्टी भी मिली है एंजॉय करने के लिए। तो ये चीज़ काम है कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड करना। चलिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था ना कि हमारे पास राइट टू रिलीजन की बात जब आती है तो प्रोफेस और प्रोपेगेट है कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोफेस भी कर सकते हैं, मान भी सकते हैं। तो यही चीज़ है। चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। आई होप बच्चे आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट होता है इस वीडियो लेक्चर में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, आप मुझे कमेंट में अपना डाउट बताओगे बच्चे। मैं जैसे ही आपके कमेंट को देखूंगा मैं इंस्टेंटली आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आता है बच्चे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब पूछोगे भैया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? तो बच्चे मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज हिस्टोरिकली डेवलप होती है, मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज का विकास होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठे और ब्रिटेन को लगा कि नहीं ऐसा है, हम सुबह उठ गए आज चलो कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। ऐसा नहीं है बच्चे, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। धीरे 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 करके कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो धीरे 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 करके उस तरफ हमें ले जाती हैं। जैसे बच्चे अगर आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को देखो तो धीरे धीरे करके हमें आज़ादी मिली ना। ऐसे थोड़ी कि हम एक दिन सुबह उठे और हमने कहा कि अरे आज 15 अगस्त है, चलो आज आज से हम आज़ाद हैं। ऐसा थोड़ी होता है बच्चे। पहले हमने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की, फिर हमने कहा कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर उसके बाद हमने शुरू में हमने मतलब बहुत शुरू में हमने मॉडरेट पॉलिटिक्स फॉलो की कि हमने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट किया। फिर हम एक्सट्रीम हुए जहाँ पे हमने क्रांतिकारी स्वभाव अपनाया, जहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपको ये लोग दिखते हैं। फिर डोमिनियन स्टेटस की मांग की, फिर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की, फिर जाके हमें कहीं फ्रीडम मिला। तो आप समझ रहे हो एक लंबा प्रोसेस चलता है। इसके बीच में कई कानून पास हुए, कई संघर्ष हुआ, कई लॉ पास हुए, धीरे 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 करके आज हम आजाद हुए। इसी तरह ब्रिटिश में जब संविधान बना तो ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठे और कहे कि ऐसा है कि आज से हम संविधान मानेंगे, आज से हम जनता की मानेंगे, आज से हम राजा की मानेंगे ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे करके पार्लियामेंट को पावर दी गई होंगी, राजाओं की पावर को कम किया होगा, फिर पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को रखा होगा जो जनता के बीच से चुन के आने लगे, फिर जनता के बीच से जो चुन के आएंगे वो कानून बनाएंगे। इस तरह समझ रहे हो आप? तो चलिए इन्हीं इवेंट्स और सिग्निफिकेंस को हम जानते हैं। सबसे पहले बच्चे 1215 में आता है मैग्ना कार्टा। इसने किंग की पावर को लिमिट किया कि नहीं, किंग की शक्ति इतनी है, इसके बियॉन्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर 1628 में आया बच्चे पिटिशन ऑफ राइट्स, जिसने सिविल लिबर्टीज मतलब आम जनता की आज़ादी को प्रोटेक्ट किया कि नहीं आम जनता आज़ाद है, वो कुछ काम कर सकती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके पास, सब कुछ है। फिर आता है 1649 में एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन। तो वहां जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स वन, उनको हटाया गया।
तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मजबूत हुई, जहाँ पे संसद जो है वो मजबूत हुई, क्योंकि पहली बार राजा हटा अपने पद से, तो संसद को मजबूत होने का मौका मिला, तो संसद मजबूत हुई। फिर 1679 में बच्चे आता है हेबस कॉर्पस एक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन मतलब बच्चे कि बिना किसी अपराध के आप किसी को पकड़ नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। डिटेंशन मतलब कि डिटेन कर लिया, हमने रख लिया। तो अनलॉफुल डिटेंशन कि बिना किसी कानून के, बिना किसी अपराध के एक दिन गए तो आज सुनो तुमको राजा ने अरेस्ट करने को बोला, ऐसा नहीं। अनलॉफुल डिटेंशन नहीं, कानून है, अगर मैंने कानून के तहत कोई अपराध किया तब आप मुझे डिटेन कर सकते हैं, मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो हेबस कॉर्पस एक्ट जो आया उसने प्रोटेक्ट किया कि लोग मतलब गलत चीज़ों के लिए बिना किसी जुर्म के ना पकड़े जाएँ, बिना किसी जुर्म के अरेस्ट ना हो। 1689 में आया बच्चे बिल ऑफ राइट्स, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब बच्चे कि राजा जो है वो भी संविधान के नीचे है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो राजा भी जो भी फैसले लेगा, मतलब किंग भी जो फैसले लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को देखते हुए, मतलब ऐसा नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड दिया हुआ है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ये बिलीव्स में है ही नहीं, हमने इसको फैसला बना दिया कि नहीं आज से ऐसा होगा। ऐसा नहीं, राजा भी रूल करेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। फिर आता है बच्चे 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जहां पे रेगुलेटेड सक्सेशन कि भाई रेगुलेटेड सक्सेशन होने लगे कि राजा से राजा आगे बढ़ना है और ये सब कुछ रेगुलेटेड होने लगा। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइट हो गए। जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड यूनाइट हो गए तो बच्चे फिर यहीं से यूके बनता है ना। इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आई गेस आई एम नॉट करेंटली गेटिंग, लेकिन एक स्टेट और यूनाइट हुआ था तब जाके यूके बने थे। 3 स्टेट यूनाइट होकर यूके बने थे। 1832 में बच्चे आता है रिफॉर्म एक्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, मतलब चुनाव को लेकर रिफॉर्म्स आए कि भाई इलेक्शन होगा, क्या होगा, इस तरह की चीजें आई। 9/11 में आया बच्चे पार्लियामेंट एक्ट, जहां पे रिड्यूस द पावर ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा बच्चे मैं बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट ब्रिटिश की 2 टाइप की होती है, मतलब उसमें 2 हाउसेस होते हैं। जैसे अपने पार्लियामेंट में आपने सुना होगा राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसे ब्रिटिश की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। लॉर्ड्स बच्चे उस समय वो लोग होते थे जो सेलेक्टेड होते थे, मतलब जैसे 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। सेलेक्टेड वो होते हैं जैसे ब्रिटिश में जिनको राजा सेलेक्ट कर ले, बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े घराने के लोग हैं, तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठेंगे। और इलेक्टेड कौन होते हैं? जिनको जनता चुनती है। अब अपने यहाँ जैसे राज्यसभा और लोकसभा में आप देखें तो जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो चुने हुए सांसद भेजे जाते हैं वो अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के भेजे जाते हैं। हालांकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, पर इंस्पायर उसी से है। मतलब वहाँ कोई सेलेक्ट नहीं करता कि कोई बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ विधायक चुन के भेजते हैं। मतलब हमारे आपके द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं, हमारे राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे जाते हैं, वो विधायक चुन के राज्यसभा में सांसद भेजते हैं। लेकिन वहीं हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोअर हाउस की तरह, जैसे अपने इंडिया में लोकसभा है, लोकसभा में क्या हम और आप चुनते हैं, हम और आप जाते हैं जनरल इलेक्शंस पे। 2024 में जैसे जनरल इलेक्शन हुआ, हम आप गए, वोट किए, हमने अपने सांसदों को चुना, अलग अलग जगह से जीते सांसद, और फिर उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। अब आप खुद बताओ बच्चे, कौन ज्यादा मजबूत होगा? अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? लोकसभा मजबूत होगी कि राज्यसभा मजबूत होगी? बच्चे क्योंकि जनता ने लोकसभा को चुना है ना, तो लोकसभा मजबूत होगी। इसीलिए देखिए पीएम जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पीएम, जैसे हमारे इस समय क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो कहाँ से? बनारस से जीत के आते हैं, तो वो लोकसभा में है ना। तो इस तरह की चीजें हैं बच्चे। फिर 1949 में आया बच्चे, फिर पार्लियामेंट एक्ट आया जहां पे हाउस ऑफ कॉमन को मजबूत किया गया। मतलब वही बात है, जैसे इंडिया में लोकसभा मजबूत है तो वैसे हाउस ऑफ कॉमन को, हाउस ऑफ कॉमन कहाँ? जहां पे जनता के चुने हुए लोग आते थे, तो इसको मजबूत किया गया। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जहां पे केवल राजा के चुने हुए लोग जाते थे, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बड़े रईस लोग हो गए, ब्रिटेन के बड़े, मैं लोकल भाषा में बोले बड़े पौआ वाले लोग हो गए, जो इस तरह के लोग थे, उनकी पावर्स को लिमिट किया गया कि नहीं सर आप सब में फैसला नहीं लोगे। और जो 1949 में पार्लियामेंट एक्ट आया उसमें हाउस ऑफ कॉमन की पावर को बढ़ाया गया कि जो जनता के चुने हुए लोग हैं उनको फैसले लेने के अधिकार ज्यादा हैं, वो ज्यादा एस्पेक्ट या ज्यादा डोमेन में फैसला ले सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए इसको क्लियर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग अप टू मोनार्की, सबसे पहले है किंग। सो द किंग और क्वीन इज हेरिडेटरी हेड ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हेरिडेटरी हेड ऑफ स्टेट है यूनाइटेड किंगडम के। हेरिडेटरी हेड ऑफ स्टेट मतलब, हेरिडेटरी का मतलब बच्चे जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर आते जा रहे हैं। मतलब पहले मान लीजिए क्वीन विक्टोरिया थी, फिर उनके कोई सन या डॉटर हुए, फिर उसके बाद आगे ऐसे, मतलब जो
आप, आपके बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, जो मतलब हेरिडिटी में चलते आ रहे हैं। तो हेरिडिटी हेड ऑफ स्टेट है यूनाइटेड किंगडम में। अब जैसे इसको अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो प्रेसिडेंट होते हैं, बस अंतर ये है कि प्रेसिडेंट हेरिडिटरी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट के बच्चे का बच्चा बनेगा अगला प्रेसिडेंट, फिर उसका बच्चा बनेगा अगला प्रेसिडेंट, ऐसा इंडिया में नहीं होता। लेकिन हेड ऑफ स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है। हर चीज़ इंडिया में जैसे डिसीजन ली जाती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है, हर डिसीजन लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है इंडिया में। फंक्शंस एंड आप पूछोगे भैया प्राइम मिनिस्टर क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर बच्चे मैं कहूँगा पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट है या एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन लेने का फैसला है वो है। तो जो प्रेसिडेंट है वो वैसे हेड ऑफ स्टेट है, और जो पीएम है वो शायद वो पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट है और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। नाउ कमिंग अप टू फंक्शंस एंड पावर ऑफ किंग, तो सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट मतलब हेड ऑफ स्टेट है जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट मतलब ऐसे नहीं बच्चे कि आप कहो कि आज किंग ने कहा कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसे नहीं। पीएम जीत के आते हैं, जीत के आने के बाद एक फॉर्मल सेरेमनी में वो अपॉइंट करते हैं कि मैं रिकॉग्नाइज करता हूं कि फला व्यक्ति जो चुनाव जीत के आया है ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, ये प्रधानमंत्री बनता है। तो एक जैसे फॉर्मल प्रोसीजर होता है ना, जैसे आप देखिए कि जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट एक एड्रेस करते हैं इंडिया में। तो इट इज लाइक जस्ट अ फॉर्मल थिंग, मतलब एक बहुत ऐसा समझिए एक फॉर्मल तरीका, एक बहुत फॉर्मल वे है बस करने का। समन्स पार्लियामेंट इंडिया में, जैसे मैंने अभी कहा ही, देखिए कितना एग्जैक्ट है ये फीचर। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को समन करते हैं जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ना। तो इंडिया में जो क्या कहते हैं, जो इंडिया में, तो बच्चे जैसे मैं आपको बता रहा था, एक लेट मी टेक अप द पेन, जो मैं आपको बता रहा था बच्चे कि पार्लियामेंट को समन करते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में लोकसभा स्टार्ट होने से पहले, जैसे मान लीजिए नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई, लोकसभा स्टार्ट होने से पहले ये लोकसभा के सेशन के पहले, जैसे लोकसभा की सेशन शुरू होने वाला होता है, जैसे आपको पता है ना लोकसभा के सत्र होते हैं कि ये मानसून सेशन है, ये विंटर सेशन है। तो सेशन से पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो उसको कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने समन किया है लोकसभा को कि अब लोकसभा आए और बैठे और अपना काम करे। तो ऐसे ही समन वहां पे ब्रिटेन में किंग करते हैं। डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लीजिए, तो 5 साल मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को पूरा हो गया, तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इंडिया में कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए। अब नई चुनाव होगा, नया इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, तब फिर वो पार्लियामेंट को समन किया जाएगा। तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाता है। जैसे इंडिया में आप देखिए लोकसभा जो है वो डिसॉल्विंग पार्लियामेंट है, मतलब हर 5 साल में भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। वहीं पर राज्यसभा जो है वो नॉन डिसॉल्विंग है, वो कंटिन्यूस है, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ चेंज हो के नए लोग आते रहते हैं उसमें। ये चीज़ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। मैं बच्चे इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए कंपेयर करूँ ताकि तभी आपके लिए समझना आसान होगा। अगर मैं इसको सिर्फ इसके कॉन्टेक्स्ट में बताने लगूँ तो आपका दिमाग पजल हो जाएगा। और आज आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिंक में देखेंगे, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर करेंगे तो आपको वो ईजी लगेगा। तो बच्चे पॉइंट है सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट, मतलब हेड ऑफ स्टेट रियल हेड ऑफ स्टेट नहीं होते, क्योंकि रियल हेड ऑफ स्टेट पीएम होते हैं, पीएम देश के लिए फैसला लेते हैं। ये केवल सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब एक प्रेस्टीज, एक सम्मान के रूप में इनको हम हेड ऑफ स्टेट कह रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट को समन करते हैं और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं ऑन एडवाइस एंड एडवाइस। जैसे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे वहां भी मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है जो एडवाइस करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही जो पीएम के साथ वर्क करती है। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे, जिन पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूँ बच्चे, इसको आप मेरे इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ, मेरे इंटरप्रिटेशन को सुन के आप इसको अपने नोट्स में इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट है कि सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि किंग इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट, इट मीन्स ही इज नॉट द एक्चुअल हेड एज प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ सिंबॉलिक हेड। इस तरह करके आप इसको अपने बुक मतलब कॉपी में या नोट्स में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चे फंक्शंस उनके। गिव रॉयल असेंट टू बिल्स, जैसे इंडिया में आप देखिए बच्चे प्रेसिडेंट जैसे कोई बिल होता है, जैसे आपको पता है जो वो आया था कैब, जो कैब आया था बच्चे, कैब क्या है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो पहले पार्लियामेंट में जो आया था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये गया बच्चे प्रेसिडेंट के पास। फिर इस पे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया कि ठीक है ये पार्लियामेंट से पास हो गया है,
ये अप्रूव्ड है। तो ये क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब पार्लियामेंट से कोई चीज पास होती है, उसको जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। सिमिलरली ब्रिटेन में वो कोई भी बिल को, कोई भी जो बिल आता है, जैसे यहाँ पे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बिल को जब रॉयल असेंट दे देते हैं तो वो वहां पे एक्ट बन जाता है। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, यूके को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं किंग। कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस के। कमांडर इन चीफ मतलब बच्चे जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना, कि हमारे यहाँ भी इंडिया में देखिए आप, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ होते हैं सारी मतलब सारी आर्म फोर्सेस के, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो और चाहे नेवी हो, इस सब के जो कमांडर इन चीफ होते हैं उन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ऐसे ही कमांडर इन चीफ यूके में सारी आर्म फोर्सेस के कौन, किंग होते हैं। कन्फर्स ऑनर्स एंड टाइटल, ऑनर एंड टाइटल लोगों को अलॉट करते हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए ना कि प्रेसिडेंट नहीं देते हैं, पद्मश्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं, वो कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं इंडिया में। वैसे ही जो ब्रिटेन है वहां पे किंग देते हैं। एनकरेजेस एंड एडवाइसेस गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को इनकरेज करते हैं और एडवाइस करते हैं कि आपको इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। रियलिटी बच्चे क्या है कि किंग रेन्स बट डज नॉट रूल। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किंग वहां पे है लेकिन किंग शासन नहीं कर रहा है, मतलब किंग रूल नहीं कर रहा है। किंग रेन्स बट किंग रूल्स, मतलब किंग प्रेजेंट है, किंग काम कर रहा है लेकिन किंग एक्चुअली रूल नहीं कर रहा है। ऐसा हमें लग रहा है कि जो रूल कर रहा है वो किंग है, लेकिन किंग रूल नहीं कर रहा है। रूल कौन कर रहा है, रूल वहां की गवर्नमेंट कर रही है, वहां की गवर्नमेंट कर रही है, वहां के पीएम कर रहे हैं, ये लोग रूल कर रहे हैं। आप पूछो कैसे भैया, जब जैसे एसेंट हो गया बिल को, जब ये सारी मेन काम तो किंग ही कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही है। बच्चे देखो, बिल को असेंट करना उनकी ड्यूटी है। अगर कोई चीज पार्लियामेंट ने पास कर दी है तो किंग, ऑब्लिगेशन है किंग के आगे कि उसमें साइन करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमारा साइन करने का मन नहीं, हटाओ इसको, कानून ही नहीं पास होगा, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें साइन करना ही करना है। जस्ट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें रखा गया कि सर आपको भी साइन करना है इसमें। तो आप समझ रहे हैं, मतलब मेन जो ताकत है वो पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया मेजॉरिटी से, वो किंग के पास गई तो उसे अप्रूव होना ही होना है। जैसे इंडिया में आप देखिए कि कोई कानून पास हो जाता है तो वो, जैसे अगर होता नहीं पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो गया तो सब निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे अब तो ये तो लागू हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब प्रेसिडेंट को सिग्नेचर ही बस करना है। प्रेसिडेंट के पास हालांकि कुछ पावर इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है, जैसे वीटो पावर है, पॉकेट वीटो है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर इसके इतर आप होके देखिए तो जो कानून पार्लियामेंट पास कर देती है वो कानून अल्टीमेटली लागू होने के लिए रेडी हो जाता है। उसको बस एक फॉर्मल एसेंट चाहिए, एक फॉर्मल परमिशन चाहिए बस। एक अच्छा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया, आपकी पूरी फैमिली डिसाइड किया कि हम लोग एक कार लेंगे ब्लैक कलर की, ठीक है। तो आप कहते हो ना कि हम एक बार दादी बाबा से भी पूछ लें कि ब्लैक ठीक है ना। तो अगर पूरी फैमिली ने डिसाइड कर दिया तो दादी बाबा बोल देंगे कि हाँ ठीक है ले लो, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। अगर दादी बाबा मना भी कर रहे हैं और मान लीजिए पूरी फैमिली ने, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ले लेंगे, तो अल्टीमेटली दादी बाबा ही कन्विंस होगी, चलो ठीक है हो गया ले लो। मतलब जो अल्टीमेट डिसीजन ले लिया जाता है वो होना ही होना है। समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और अच्छा एग्जांपल लेके बताऊं, आपके पापा ने कोई डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपकी पापा पार्लियामेंट है, आपकी पापा ने कोई डिसीजन ले लिया घर में कि नहीं बेटा तुमको ऐसा, तुम्हें इसकी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम ये कर लो, ठीक है। तो दो तरीका है उसको मानने का। या तो आप खुशी खुशी उसमें असेंट मान लो कि नहीं ठीक है पापा आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, हम मान लेते हैं इसको। या तो अगर आप नहीं मानोगे तो बिल वापस पार्लियामेंट लौट के आएगा, मतलब एक बार पापा फिर सोचेंगे कि क्या बच्चा सही कह रहा है, ऐसा सही, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पापा को लगे नहीं हम ही सही कह रहे हैं तो फिर आप वही करोगे जो पापा कह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके का रूल है। एक्चुअल पावर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय मिनिस्टर्स। देखिए मैंने कहा ना, एक्चुअल पावर वही पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट, यही लोग एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करते हैं ब्रिटेन में भी। ये सिर्फ इट इज सिमिलर टू इंडिया। जैसे इंडिया में भी एक्चुअल पावर आपको पता है ना कि एक्चुअल पावर गवर्नमेंट के पास होती है। एक्चुअल पावर जो है वो करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर वो कोई लॉ पास करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एसेंट होने के लिए जाता है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि नहीं इसको एक बार दोबारा सोचना चाहिए, तो एक बार उसको पार्लियामेंट दोबारा सोचती, पर अगर दोबारा पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास चला गया तब ये प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है कि इसे पास करना ही करना है। समझ रहे हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मोनार्की का दूसरा एस्पेक्ट जो कि है क्राउन। The crown is legal and political institution representing the authority of state. It includes king, prime minister, cabinet, minister, civil servants.
अच्छा बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा लेम टर्म में आपको समझाऊं। जैसे किंग बदलता है, मतलब किंग चेंज हो सकता है। आज किंग चार्ल्स हैं, कल कोई किंग और होगा, कल कोई क्वीन और होगी, लेकिन क्राउन चेंज नहीं होता। जैसे आप कहोगे भैया क्या हम समझे नहीं, थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आइए एग्जांपल लेके देखते हैं। आईएएस की पोस्ट को लीजिए, ठीक है। आईएएस चेंज होते रहेंगे, एक्स बंदा आईएएस था, वाई बंदा आईएएस था, जेड बंदा आईएएस था, लेकिन आईएएस की जो पोस्ट है ये एटर्नल है, ये नहीं चेंज होगी। बंदे इसके अंदर बदलेंगे, लेकिन ये जो आईएएस का पद है ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इट इज लाइक क्राउन जैसी चीज। जैसे मैं क्राउन की बात करूं, क्राउन अथॉरिटी दिखाता है स्टेट की, मतलब स्टेट की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्राउन ज्यादा बड़ा है, किंग उसके आगे छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप में से कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई भी एक्स बच्चा है, कोई भी एक्स बच्चा है, वो आईएएस बन गया, तो ये एक्स बच्चा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये आईएएस बन गया। मतलब अल्टीमेटली बड़ा क्या, अल्टीमेटली बड़ा आईएएस की पोस्ट है, अल्टीमेटली आईएएस की अथॉरिटी बड़ी है। ये बच्चा बड़ा नहीं है, ये बच्चा कल को दूसरी जगह चला जाएगा, यहाँ पे वाई बच्चा आके आईएएस बन जाएगा। तो बड़ा क्या है, बड़ा आईएएस है। समझ रहे, उस पोस्ट की ज्यादा कीमत है। तो ऐसे ही क्राउन क्या है, लीगल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट की अथॉरिटी को दिखाता है। क्राउन जैसे मान लीजिए ये पूरा क्राउन है, क्राउन मतलब ताज है, तो ताज ज्यादा बड़ा है बजाय इसके कि राजा कौन है। आप ऐसे समझिए कि ताज ज्यादा बड़ा है, ताज मतलब कि वो जो अथॉरिटी है, वो जो ये दिखाने वाली बात है कि हम अथॉरिटी हैं, समझ रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी है बजाय इसके कि राजा कौन है। एक एग्जांपल और लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा है बजाय इसके कि चीफ जस्टिस कौन है। समझ रहे हैं, चीफ जस्टिस तो डी वाई चंद्रचूड़ जी भी हुए, ठीक है, फिर बी आर गवई जी भी हुए। तो चीफ जस्टिस तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये अल्टीमेट बॉडी है, अल्टीमेट तो ये है। तो ऐसे ही क्राउन अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो क्राउन के अंदर किंग भी आते हैं, पीएम भी आते हैं, उनकी कैबिनेट आती है, उनके मंत्री आते हैं, उनके सिविल सेवक आते हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फंक्शन और पावर ऑफ क्राउन क्या है। पहली चीज है बच्चे, एग्जीक्यूट लॉ, मतलब कानून को लागू करना। देखिए पीएम आते हैं, कैबिनेट आती है तो कानून बनेगा, सिविल सर्वेंट आते हैं तो कानून लागू होगा। कंडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करना, जैसे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, फिर वही सिविल सर्वेंट्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। पीएम और कैबिनेट और पार्लियामेंट लॉज बनाती है, फिर इम्प्लीमेंट होता है। मैनेजेस डिफेंस, डिफेंस को मैनेज करना। कंडक्ट फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन को कंडक्ट करना कि कैसे किसी देश से मेरे रिश्ते रहेंगे। जैसे इंडिया और ब्रिटेन का भी रिसेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, समझ रहे हैं। अपॉइंट्स ऑफिशियल, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना कि ठीक है अब सिविल सर्वेंट कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, वहाँ कौन रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब। टैक्स कलेक्ट करना स्टेट के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक्सरसाइज करना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जैसे पीएम अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं या कैबिनेट अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, तो यही चीज है। रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन थी कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी मगर ये देश और इसका संविधान रहना चाहिए। तो यहीं भी इसको आप लिंक करके देखिए कि क्राउन हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा पीएम की पोस्ट रहेगी, हमेशा किंग की पोस्ट रहेगी, हमेशा सिविल सर्वेंट की पोस्ट रहेगी। सरकारें भले बदल जाएं, आज हो सकता है कीन स्टामर प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है कल कोई और हो सकता है कल कोई और किंग हो सकता है कल कोई और सिविल सर्वेंट हो, लेकिन ये पोस्ट हमेशा रहेंगी। मतलब गवर्नमेंट की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। लोग बदलेंगे लेकिन पद नहीं बदलेंगे, जिम्मेदारियां नहीं बदलेंगी, वो सब चीजें सेम रहेंगी, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें उतनी कठिन है नहीं बच्चे। शुरू शुरू में फर्स्ट ईयर में चीजें बड़ी हाइप्ड अप लगती हैं, लगता है कि चीजें बड़ी कठिन है, बड़ा टफ टू केटर है, इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या होगा। पर ट्रस्ट मी बच्चे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको इसी सिंपल मैनर से समझिए, बिना स्ट्रेस लिए। हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से फोकस करिए, हर चीज को समझिए बच्चे, नोट्स बनाते चलिए और चीजों को ऐसे ही समझते हुए चलेंगे तो बहुत इजी होने वाला है आपका फर्स्ट ईयर। ट्रस्ट मी, यू विल बी गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर फर्स्ट ईयर। फिर बच्चे डिफरेंस देखिए, किंग और क्राउन में अंतर क्या होता है। किंग एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है। क्राउन क्या, एक पूरा संस्थान है जहाँ पे पीएम भी है, किंग भी है, सिविल सर्वेंट भी है, मिनिस्टर्स भी हैं। किंग टेम्पररी होता है, मैंने कहा था ना व्यक्ति बदल जाएगा। क्राउन परमानेंट होता है। किंग एक इंडिविजुअल होता है, क्राउन एक कलेक्टिव अथॉरिटी होती है। मतलब किंग एक व्यक्ति होगा, क्राउन में पीएम भी है, कैबिनेट भी है, सिविल सर्वेंट्स भी हैं। किंग में डाई और एब्डिकेट, मतलब किंग हटाया भी जा सकता है,
डाई भी हो सकता है, मतलब मर भी सकता है, लेकिन क्राउन कभी मर नहीं सकता, क्योंकि भाई पीएम का पोस्ट कभी थोड़ी मरेगा। जैसे वही बात है कि आईएएस की पोस्ट कभी थोड़ी मरेगी। जो व्यक्ति आईएएस है वो मर सकता है ना, लेकिन उसकी पोस्ट थोड़ी मरेगी। वैसे ही क्राउन में पीएम की पोस्ट थोड़ी मरेगी, किंग की पोस्ट थोड़ी मरेगी, कैबिनेट की पोस्ट थोड़ी मरेगी। वो सब तो कंटिन्यू है, लोग बदलते रहेंगे। सिंबॉलिक रूलर होता है, मतलब सिंबॉलिक रूलर मतलब कि एक सिंबल होता है कि नहीं ये हेड ऑफ स्टेट है, एक रिस्पेक्ट की तरह। और क्राउन जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, मतलब रियल में यही लोग रूल करते हैं, क्योंकि इसमें पीएम भी है, कैबिनेट भी है, मतलब वही इनडायरेक्टली आप कहिए पार्लियामेंट है, सिविल सर्वेंट्स है, यही लोग कानून पास कर रहे हैं, यही लोग कानून लागू कर रहे हैं, यही लोग लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फिर आता है हेरिडिटरी ऑफिस। हेरिडिटरी ऑफिस मतलब हेरिडिटी में पास ऑन हुआ है, धीरे धीरे करके पास ऑन होता आया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, संविधान से लोग चुने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर आता है लिमिटेड पावर्स। किंग के पास लिमिटेड पावर है और क्राउन के पास स्टेट पावर्स है, फॉरेन रिलेशन को रेगुलेट करना, ये सारी चीजें। विजिबल पर्सन है, दिखता है किंग की, मान लीजिए किंग चार्ल्स 3 है तो वो दिखाई दे रहे हैं कि इंसान है भाई। इनविजिबल लीगल एंटिटी, मतलब पीएम का पद आपको दिखेगा थोड़ी, आपको पीएम जो व्यक्ति है वो दिखेगा, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भैया पीएम की पोस्ट दिखाओ मुझे, तो आप पीएम की पोस्ट क्या खाली कुर्सी दिखाओगे मुझे? तो पीएम की मतलब दिखती थोड़ी है, लेकिन इनविजिबल है, लेकिन उसमें पावर है। जैसे कहते हैं ना कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, तो आईएएस की जो कुर्सी है उसमें बड़ी ताकत है। अब आईएएस कोई ऐसा वस्तु थोड़ी है कि आप दिखा सकते हो कि भैया ये देखिए ये आईएएस है। ऐसा तो आईएएस वो व्यक्ति है, वो अलग चीज है, तो वो विजिबल पर्सन हो गया। लेकिन जो कुर्सी की ताकत, जो हम कहते हैं ना इंडिया में कि कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, तो इंसान में ताकत नहीं, कुर्सी में ताकत है। तो कुर्सी में जो ताकत है वो ताकत दिख नहीं रही, लेकिन वो ताकत है। वैसे ही इनविजिबल लीगल एंटिटी, एक इंडिविजुअल होता है, इसमें एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी होती है, पूरी गवर्नमेंट होती है, पीएम, कैबिनेट, किंग, सिविल सर्वेंट्स। मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है कि भाई राजशाही को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पार्लियामेंट को, डेमोक्रेसी को, इसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला अनरिटन है बच्चे, लिखा नहीं गया है। एवोल्यूशनरी इन नेचर है, मतलब इवॉल्व होता आया, समय समय जैसे इंसिडेंट होते गए वैसे इवॉल्व होता गया, धीरे धीरे बदलता गया, मतलब समय की जो डिमांड थी, जो जनता की डिमांड थी, उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते करते संविधान बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। ये चीजें बच्चे। फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, फ्लेक्सिबल मतलब अमेंडमेंट को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अनरिटन है तो जनता जो भी मैक्सिमम पे डिमांड करती है कि ये चीज कानून होना चाहिए, वो तुरंत कानून बन जाता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट के फॉर्म की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट शब्द का मतलब बच्चे आया है पार्ले से। पार्ले का मतलब होता है बच्चे जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ डिस्कस कर सके, उसे हम पार्ले कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, मतलब चुनी हुई सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब मोनार्की है जो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करने वाली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, मतलब लॉ सबसे सुप्रीम है, लॉ के नीचे सब आते हैं। पीएम के लिए भी कानून बराबर है, आम जनता के लिए भी कानून बराबर है, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कानून बराबर है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, मतलब वही मैंने कहा संप्रभुता पार्लियामेंट्री की, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, चाहे इंटरनल उन्हें कौन से कानून बनाने हैं और एक्सटर्नल उन्हें कैसे रिलेशन रखने हैं, ये उन्हें कोई और नहीं बताएगा, कोई बाहर की शक्ति उन्हें नहीं बताएगी कि आपको ऐसा करना है। मतलब वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है, इसलिए वो सॉवरेन है, तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है बिना किसी के अंडर। जैसे अर्लियर टाइम्स में ब्रिटेन में क्या होता था कि मोनार्क ही जुडिशरी रिप्रेजेंट करता था, कि भाई मोनार्क ही फैसला करेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो लॉ के बेसिस पे होगा जुडिशरी वो फैसला करेगी, जो लॉ के ग्राउंड्स पे जो सही होगा। फिर है टू पार्टी डोमिनेंस, मतलब दो पार्टी हैं। जैसे आपको पता है ना ब्रिटिश में दो पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक और पार्टी है, तो ब्रिटिश में दो पार्टी का डोमिनेंस है। फिर कन्वेंशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कन्वेंशन मतलब वही मान्यताएं और प्रथाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो लोग मानते हैं वही वहां के कानून में, वही वहां के संविधान में दिखता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है। नो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट, भाई लिखा हुआ नहीं है तो कंफ्यूजन भी होने के चांसेस है, क्योंकि बुक की तरह तो लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर स्कैटर्ड, क्योंकि लिखा नहीं है तो हर जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो स्कैटर्ड है, तितर बितर है, कहीं इधर है, कहीं वो है, कहीं ऐसा है, कहीं वैसा, मतलब कंपाइल्ड नहीं। जैसे भाई जब बुक होती है तो बुक में सब कुछ एक जगह पे लिखा होता है, लेकिन जब बुक नहीं है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, जो उसके लॉज हैं, वो भाई फैले हुए हैं, तितर बितर है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में लीड टू मिसयूज, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी, जो पार्लियामेंट की पावर है उसका मिसयूज हो सकता है। भाई पार्लियामेंट
ओवरराइड कर सकती है हर चीज़। जैसे मान लीजिए अगर पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम हो जाए, ठीक है? तो पार्लियामेंट बहुत सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकती है, पार्लियामेंट अपने मन से बहुत सारे फैसले ले सकती है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशंस, भाई हर चीज़ के लिए प्रथाओं पे डिपेंडेंट है कि जो जनता मानेगी हम वही करेंगे। जो जनता के बिलीफ सिस्टम में है, जो जनता मानती चली आ रही है, हम वही कानून बनाएँगे। तो मतलब एक्सेसिव डिपेंडेंस है, एक्सेसिवली डिपेंडेंट है कि भाई हम एकदम प्रथाओं पे ही डिपेंडेंट हैं, कि जो जनता मानेगी हम वही करेंगे। लैक ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलती है कि लेजिस्लेटिव की पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है, जुडिशरी की पावर क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे मजबूत है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिमेन्स पार्टली अनइलेक्टेड, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ब्रिटिश का, उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो अनइलेक्टेड रहता है, वो मतलब समझ लीजिए चुने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, भाई देखिए जो संविधान लिखा नहीं वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि बच्चे आपको पढ़ाई करनी है बीए के फर्स्ट ईयर की, लेकिन बिना नोट्स बनाए 10 जगह से आप पढ़ोगे, आप कहोगे भैया मुझे तो एकदम स्कैटर्ड हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एकदम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सब गुचुड़ मुचुड़ हो गया। गुचुड़ मुचुड़ क्या है? यही है एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। भाई पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे पीएम है, एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट है ना, मिनिस्टर्स हैं, तो इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पार्लियामेंट ब्रिटिश में सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी सुप्रीम है। लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है तो उसमें कोई ऐसा सेफगार्ड प्रोवाइडेड नहीं है कि भाई इस तरह करने पे ये हो जाएगा। जैसे इंडिया में है ना कि आप अपनी पावर का बहुत मिसयूज़ नहीं हो सकता है इंडिया में। इंडिया में चाहे पीएम की ऑफिस हो, चाहे सीएम का ऑफिस हो, चाहे मिनिस्टर्स का ऑफिस हो, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस पे लिमिट लगा के रखता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की कमी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की कमी है। सिटीजन लैक कोडिफाइड बिल ऑफ राइट्स, जो जनता है वहाँ की उनके पास कोडिफाइड बिल ऑफ राइट्स नहीं है, मतलब जनता के पास लिखे हुए अधिकार नहीं है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ है, आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपके पास राइट टू एजुकेशन है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर लिखा हुआ है ना कि आर्टिकल 15 से लेके हमारे पास आर्टिकल 32 तक पूरे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड, एक एक चीज़ लिखी हुई है कि जनता के क्या क्या अधिकार है। ऐसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? आई गेस आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी बच्चे, इसको क्लियर करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट बच्चे, चलिए आ गया नेक्स्ट टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। एंड लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जो पार्टी हाउस ऑफ कॉमन, जैसे मान लीजिए इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है या मेजोरिटी में रहती है उसी का पीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बीजेपी, ठीक है? तो वैसे ही ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन यानी कि वहाँ की लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। चलिए फंक्शन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट बनाता है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं अपनी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की भाई आप रक्षा मंत्री बनेंगे, आप ये बनेंगे। कैबिनेट मीटिंग को चेयर करता है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया की सेम इसलिए हैं बच्चे क्योंकि इंडिया भी पहले ब्रिटिश की कॉलोनी ही था। तो इंडिया में भी बहुत कुछ सेम है जैसे ब्रिटिश में था। कोऑर्डिनेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करता है। एडवाइसेस द किंग, किंग को एडवाइस करता है कि ये फैसला लेना सही, बल्कि पीएम नहीं, पीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है किंग को काम करने के लिए। ऐसे ही इंडिया में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको इनडायरेक्टली कहा जाता है कि पीएम ने एडवाइस किया है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को एडवाइस करता है और पीएम प्रेसिडेंट को कहते हैं, इसी तरह वहाँ पे होता है। तो इसलिए कह इनडायरेक्ट इसको इनडायरेक्टली कहा जाता है कि वो किंग को एडवाइस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं, जबकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है। इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लीड्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को लीड करता है, जैसे आपको पता है ना इंडिया में भी तो मोदी जी पार्लियामेंट को लीड करते हैं, लीडर ऑफ पार्लियामेंट है, लीडर ऑफ गवर्नमेंट है। डिटरमाइंस नेशनल पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं भाई, पूरी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या कानून आना है, क्या पास होना है। रिप्रेजेंट्स यूके इंटरनेशनली, जैसे भाई कीन स्टामर है, वही आएंगे हर जगह समिट में, G7 में भी वो फ्रांस गए थे तो वही ना रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले ऋषि सुनक थे तो ऋषि सुनक ही इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अगर मिलना होगा तो किंग थोड़ी मिलेगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कीन स्टामर मिलेंगे। समझ रहे हैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का मतलब। कंट्रोल्स कैबिनेट एजेंडा, मतलब कैबिनेट का जो एजेंडा होता है, जो कैबिनेट होती है उसका जो एजेंडा होता है वो पीएम कंट्रोल करते हैं। जैसे इंडिया में मान लीजिए पीएम है, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे वो पीएम को रिपोर्ट किए, ठीक है? मान लीजिए
जब अभी एजुकेशन में प्रॉब्लम मतलब एजुकेशन में कुछ हर्डल और प्रॉब्लम आई तो क्या था, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो पीएम को रिपोर्ट किए। मतलब समझ रहे हैं कि जो ये कैबिनेट का एजेंडा है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का एजेंडा है, ये सब पीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो जो पीएम है वो कैबिनेट एजेंडा को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ पावर। रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या है बच्चे, जैसे अगर मान लो पीएम ही रिजाइन कर देगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। भाई पीएम ही अगर छोड़ दिया तो गवर्नमेंट गिर गई, मतलब गवर्नमेंट हट गई। तो वही है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट भंग हो गई, सदन भंग हो गया। तो वही चीज़ है कि अगर वहाँ के पीएम रिजाइन कर दें, जैसे अभी रिसेंट में कीन स्टार्मर रिजाइन कर दिए, तो पार्लियामेंट वहाँ की डिसोल्यूट हो गई। अब वहाँ नया पीएम चुना जाएगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आसान है, चीज़ें कठिन नहीं है बच्चे। फिर आता है बच्चे कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जैसे छोटा ग्रुप है मिनिस्टर्स का जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। आप पूछोगे क्या भैया? देखो बच्चे, ऐसे जैसे इंडिया में पीएम मोदी हैं सेंटर में, अब इनके चारों तरफ जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर हो गए, उसके बाद रेलवे हो गया, मतलब रेलवे की रेल मंत्री हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, उसके बाद कृषि मतलब अ, आप कहिए कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हो गए, मतलब सॉरी, मतलब जो कृषि मंत्रालय हो गया, ठीक है, तो कृषि मंत्री जैसे हो गए। तो ये सारी चीजें समझ रहे हैं, मतलब सारे इन सब को हेड करने वाला कौन है? पीएम है। फंक्शंस ऑफ कैबिनेट क्या है बच्चे? पॉलिसी बनाना, कि क्या क्या पॉलिसी होगी ये बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करना, बजट को प्रिपेयर करना, फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को प्रिपेयर करती है, लॉस को इम्प्लीमेंट करना, सारे कानूनों को लागू करना जमीन पर, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना। जैसे कृषि मंत्रालय जो है वो कृषि से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट है कंट्रोल करेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो आर्मी और ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा, होम मिनिस्ट्री जो है या आप कह लीजिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फाइनेंस रिलेटेड सब चीज कंट्रोल करेगा, होम मिनिस्ट्री पुलिस और ये सारे डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगी। आप समझ रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एजुकेशन रिलेटेड सीबीएसई आईसीएसई ये सब कंट्रोल करेगी। वैसे ही वहां पे भी होता है। तो मतलब मैं इसको इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, वो सारे हॉस्पिटल्स मैनेज करेगी, जैसे एम्स हो गया, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चे। इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एडवाइसेस द क्राउन। क्राउन को एडवाइस करता है। देखिए वही चीज़ आई ना, मैंने आपको कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अल्टीमेटली एडवाइस करता है। वो भले पीएम को बोले, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को बोलता है वही पीएम जाके प्रेसिडेंट को बोलता है, और ब्रिटिश के केस में वही पीएम जाके किंग को बोलता है। तो अब आप चाहे इसको ऐसे देख लीजिए और चाहे आप इसको टू स्टेप में देख लीजिए। तो एडवाइसेस क्राउन, कोऑर्डिनेट्स मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है अलग मिनिस्ट्री के साथ, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि आईटी मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि हमें टेक्नोलॉजी में ये चीज़ की ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कि कितना बजट एलोकेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है कि कैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे आपको पता है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री भी तो होती है। अभी एस जयशंकर इंडिया में हेड कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्रालय जिसको आप कहते हैं। तो विदेश मंत्रालय क्या है? फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। डिफेंस मिनिस्टर सुपरवाइज, डिफेंस मैटर सुपरवाइज करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया में सुपरवाइज करती है। कलेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, मतलब संगठित लीडरशिप, बहुत सारे लोग मिलकर लीडरशिप को हेल्प करते हैं चलाने में देश। चलिए आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें बहुत आसान है बच्चे, एक बार आप रिलैक्स माइंड से इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। फिर आता है बच्चे हायरार्की। हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर किंग आता है, जैसे इंडिया में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आता है। फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, रियल हेड, जैसे इंडिया में पीएम आते हैं। फिर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जैसे बच्चे आप देखिए कि हमारे यहाँ कौन आते हैं, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह आ गए, है ना, एस जयशंकर आ गए, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स है। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आ गए, मतलब और अदर मिनिस्टर्स आ गए। फिर जूनियर मिनिस्टर्स आ गए। फिर सिविल सर्वेंट्स आ गए। तो मतलब ब्रिटेन में केवल ये तीन चीज डिफरेंट है अपने यहाँ से, समझ रहे हैं? हालांकि सिविल सर्वेंट्स अपने यहाँ भी हैं, तो पर अपने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद अपने यहाँ एमपी हैं, फिर उसके बाद अपने यहाँ सीधा सिविल सर्वेंट्स हैं। तो जो वहाँ की हायरार्की है, मतलब सबसे ऊपर किंग है जो कि नॉमिनल हेड है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है जो कि रियल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब बच्चे जो कागजों में हेड है,
जैसे इंडिया का भी सारा डिसीजन जो लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। जैसे अभी आपने एक रिसेंट में डॉक्यूमेंट देखा है कि नहीं देखा है, G20 में भी आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स ऑल द मेंबर कंट्रीज। तो एक्चुअली वो इनवाइट करने वाली तो गवर्नमेंट, मतलब वो जो अरेंजमेंट था और वो जो सब कुछ था वो तो गवर्नमेंट का ही था, बस वो नाम प्रेसिडेंट का लिया गया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब आप समझ लीजिए कि एक रबर, एक स्टैम्प टाइप का एक स्टैम्प है किंग। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक स्टैम्प लगता है थप्पा, तो एक थप्पा टाइप का है किंग। तो किंग नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं वहां पे, फिर जूनियर मिनिस्टर आते हैं, उसके नीचे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। अपने इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट आते हैं, फिर पीएम आते हैं, फिर एमपी आते हैं, फिर उसके बाद स्टेट में एमएलए आते हैं, फिर उसके बाद सिविल सर्वेंट्स आते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। काउंसिल और कैबिनेट में बच्चे अंतर क्या होता है। कैबिनेट बहुत छोटी बॉडी होती है, जैसे पीएम के चारों तरफ बच्चे डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री, मतलब फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री। तो बच्चे सब बहुत छोटी बॉडी है, मतलब समझ रहे हैं, बहुत लिमिटेड मिनिस्ट्रीज है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बच्चे एक लार्ज बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। मतलब जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री हैं सरकार में सब इसमें आते हैं। कैबिनेट में सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, निर्मला सीतारमन जी हो गई, और धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए, इस तरह के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं। फिर कैबिनेट में पॉलिसी मेकिंग होती है, यहाँ से पॉलिसी बनती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे काम करता है। कैबिनेट कोर एग्जीक्यूटिव, मतलब जो मेन लोग हैं वो होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वाइडर एग्जीक्यूटिव, जो ज्यादातर लोग होते हैं। देखिए मैं इसको इंडिया का एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे आप पहली बार ये पढ़ रहे हो। अगर मैं इसको सिर्फ यूके 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 बोल के पढ़ाने लगूंगा तो आपको लगेगा बड़ा बस्ट अप है। मैं इंडिया का लेता ही इसलिए हूँ ताकि आप जब दोबारा आपके सामने ये चीज़ आएगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम के बहुत करीब होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, तो इस तरह तो ब्रिटेन में भी होगा। तो इस तरह की चीज़ें ताकि आपको ध्यान आ जाए, तुरंत आपको हिट बैक कर जाए। फिर आता है बच्चे इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन में होता है। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड मिनिस्टर हु असिस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड मिनिस्टर, कुछ विश्वसनीय लोग जिनसे पीएम एडवाइस लेते हैं, कुछ ऐसे मंत्री जो इनफॉर्मल है, जो कैबिनेट का हिस्सा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं, लेकिन पीएम के बड़े करीब है। तो पीएम से बड़ा मतलब उनका अच्छा वो है और पीएम उन पे बड़ा भरोसा करते हैं, तो पीएम उनसे एडवाइस ले लेते हैं कि हमें इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे क्या करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आती है बच्चे पार्लियामेंट ऑफ यूके। सो यूके की पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। देखिए हर यहाँ की हर जगह की पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट भी है, तो इंडिया की पार्लियामेंट ही सारे कानून बनाती है। इसके अंदर कौन कौन आता है, किंग आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन आते हैं। बच्चे इंडिया में देखो तो प्रेसिडेंट आते हैं, राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। एकदम टू कॉपी है, मतलब जो इंडिया का सिस्टम है वो टू कॉपीड है ब्रिटिश का, क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर थे और हमने ये सिस्टम इजी था हमारे लिए अडॉप्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो पार्लियामेंट मैंने आपको बताया था दो होता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है बच्चे, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स आता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है बच्चे, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में राज्यसभा अपर हाउस। तो ये बिल को रिवाइज करता है, डिलेज लेजिस्लेशन, मतलब अगर कोई लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम है, मतलब कोई अगर समझ लीजिए कानून में कुछ बदलाव है तो वो सजेस्ट करता है, डिबेट करता है नेशनल इशू में, गवर्नमेंट एक्शन को रिव्यू करता है और एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करता है। चलिए ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं हम। फिर एग्जामिन करता है पब्लिक पॉलिसी को, अमेंडमेंट को सजेस्ट करता है, डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, स्क्रूटनाइज करता है लेजिस्लेशन की भाई ये सही है, ये गलत है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें सजेस्ट करता है। और रिवाइजिंग चेम्बर की तरह काम करता है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन से जो चीज़ पास होके गई है वो राज्यसभा जब जाएगी तो राज्यसभा उसको चेक करेगा, अगर उसमें कोई ज़रूरत है तो उसको रिवीजन के लिए वापस हाउस ऑफ कॉमन में भेजेगा। सॉरी राज्यसभा नहीं, ओ माय गॉड सॉरी बच्चे, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब वो चीज़ जाएगी। ये ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया। जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे बच्चे तो लोकसभा कोई कानून पास करती है, वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा भी उस पर डिस्कस करता है, कोई चेंज नेसेसरी होता है तो लोकसभा को वापस सजेस्ट करता है। माय बैड, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मेंबरशिप प्रोसेस क्या है बच्चे, लाइफ पीर्स आर अपॉइंटेड, मतलब लाइफ पीर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। बिशप होते हैं जो एंटर बाय ऑफिस,
सम हेरिडिटरी पीर्स आर इलेक्टेड इंटरनली, मतलब कुछ लाइफ पीर्स जो लाइफ मेंबर्स होते हैं, कुछ बिशप्स होते हैं, बिशप मतलब जो चर्च में होते हैं, और कुछ हेरिडिटरी मेंबर्स होते हैं जो अंदर ही अंदर इलेक्ट किए जाते हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाउस ऑफ कॉमन्स आता है बच्चे, ये लोअर हाउस और मोस्ट पावरफुल चेंबर है। जैसे इंडिया में लोकसभा है लोअर हाउस, और मोस्ट पावरफुल बच्चे इसलिए क्योंकि जनता यहाँ पे चुन के अपने प्रतिनिधि भेजती है। तो जहाँ पे जनता चुन के भेजेगी, और मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो भाई जनता का ही तो मतलब अल्टीमेटली जनता की ही बात तो मैटर करती है, तो इसलिए ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कंपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना एमपी, सांसद जिसको आप कहते हो एमपीज। इलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन, जनता चुन के भेजती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बच्चे मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम भी इंडिया में फॉलो होता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बच्चे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहाँ पे 4 पार्टी चुनाव में खड़ी होती है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इनमें जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो चुन के जाएगा, वो एमपी बन के जाएगा। तो ये चीज होती है बच्चे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। एक बार मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा सा इसको एक बार इरेज कर दूं, फिर मैं आपको आराम से समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, सपोज एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, एक कैंडिडेट है सी, एक कैंडिडेट है डी, ठीक है। ये किसी पार्टी से आते हैं, मान लो ये एक्स पार्टी से आता है, ये वाई पार्टी से आता है, ये जेड पार्टी से आता है, और ये ओ पार्टी से आता है, ये पार्टी से आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वोटिंग होती है, ठीक है, इसको 13% वोट पड़ा, इसको 11% वोट पड़ा, इसको 9% वोट पड़ा, इसको 7% वोट पड़ा। तो इंडिया में और ब्रिटेन में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो इलेक्ट होके जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म आप देखिए, मतलब अभी मैं ये चीज हाईलाइट कर रहा हूं, इसका एक क्रिटिसिज्म देखिए, इंडिया में भी देखिए कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट पड़ता है, जैसे जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट पड़ता है वो चुन के जाता है। आप कहोगे ठीक है भैया, पर आप ये देखो कि बी सी और डी, अगर आप बी प्लस सी प्लस डी करके देखो तो 11 प्लस 9 प्लस 7, अगर आप इस सब को जोड़ के देखो तो आप ये चीज देख पाओगे कि इतने ज्यादा लोग, मतलब इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो 18 प्लस 9 आप करके देखो, मतलब 11 प्लस 7 18 हो गया, 18 प्लस 9 हो जाएगा 27, ठीक है। तो 18 मतलब 27% जो लोग थे उन्होंने ए के अगेंस्ट वोट किया है। लॉजिकली आप इसको देख सकते हो इस तरीके से कि, तो बच्चे आप लॉजिकली इसको इस तरह से देखो कि अगर हम इसको देखें कि 27% ने ए के अगेंस्ट वोट किया है और केवल 13% ने ए के फेवर में वोट किया है, तब भी ए इलेक्ट होके गया है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, पर मैंने आपको इस तरह से बता दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बच्चे यही होता है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही इलेक्ट होके जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा वोटिंग सिस्टम होता है, वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे बच्चे तब समझेंगे। जनरल इलेक्शन नॉर्मली इन एवरी 5 ईयर, जैसे इंडिया में हर 5 साल में चुनाव होता है वैसे वहां भी 5 साल में चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे फंक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या है, कानून बनाना, जैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है। फाइनेंस को कंट्रोल करना, मतलब भाई जैसे इंडिया में भी देखिए लोकसभा के पास है ना पब्लिक पर्स जिसको आप कहते हैं, जनता का जो पैसा है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा फाइनेंस कंट्रोल करती है कि कहाँ कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को देना है। फॉर्म्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करती है, पॉलिसी पे डिबेट करती है, सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं, एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट का कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट्स पे। कैन रिमूव गवर्नमेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार को हटाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव, इसको आप कहते हैं ना कि हमें सरकार में विश्वास नहीं, सरकार की मेजोरिटी जा चुकी है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही सरकार गिरती है। फिर डिटरमाइंस नेशनल पॉलिसी, नेशन की पॉलिसी डिटरमाइन करता है, बताता है कि नेशन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। आई गेस आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी बच्चे। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज्यादातर लोग अपॉइंटेड होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन में लोग चुन के जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड लेस पावरफुल है, हाउस ऑफ कॉमन मोर पावरफुल है।
हाउस ऑफ लॉर्ड बिल को रिवाइज करता है जो हाउस ऑफ कॉमन पास करके भेजता है, और हाउस ऑफ कॉमन क्या है कि बिल को पास करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड में गवर्नमेंट को हटाया नहीं जा सकता, हाउस ऑफ कॉमन में गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है, सरकार गिर सकती है। एक्सपर्ट चेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव चेंबर है, अनइलेक्टेड मेजोरिटी है, फुल्ली डेमोक्रेटिक, यहाँ लोग चुन के आते हैं, डिलेइंग पावर है, फाइनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, परमानेंट बॉडी है, जैसे इंडिया में राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, वहां बस बदलते रहते हैं सांसद, और ये सब्जेक्ट टू इलेक्शन है, सब्जेक्ट टू इलेक्शन है, हर 5 साल में चुनाव होता है। लिमिटेड फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल रोल है, यहाँ पे पूरा फाइनेंस कंट्रोल करता है, जो जनता का पूरा पैसा है ये लोकसभा इंडिया में कंट्रोल करती है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स कंट्रोल करती है। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे जुडिशरी ऑफ यूके, मतलब यूके की जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या है? जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड प्रोटेक्ट जस्टिस। जुडिशरी का काम क्या है कि लॉ को इंटरप्रेट करना और जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। जुडिशियल हायरार्की क्या है बच्चे? सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर क्राउन कोर्ट है, फिर काउंटी कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट है। इंडिया में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देखिए सेम है, और सिविल कोर्ट है, और फिर ट्रिब्यूनल्स है। तो कुछ चीजें यहाँ पे चेंज है, जैसे क्राउन कोर्ट और काउंटी कोर्ट यहाँ पे चेंज है, बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेम है। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ यूके जुडिशरी देख लीजिए भाई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लॉ के आधार पे फैसला देती है, किसी के दबाव में नहीं देती। रूल ऑफ लॉ है, लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के नीचे सब आते हैं। ओपन कोर्ट सिस्टम है, कोई भी अपना केस लगा सकता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इंडिया में बच्चे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, कोर्ट देख सकता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। फेयर ट्रायल प्रिंसिपल है, मतलब निष्पक्ष, जो कहते हैं ना निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष जो न्याय है वो मिलता है। इम्पार्शियल जजेस हैं, किसी को फेवर नहीं करते भाई, लॉ के आधार पे सब फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, वैसे वहां भी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप याचिका लगाते हो ना, जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, अगर आप मान लीजिए सिविल कोर्ट से हारे, आप हाई कोर्ट जाओगे, आप हाई कोर्ट से हारे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। फिर स्ट्रॉन्ग लीगल ट्रेडिशन है, स्ट्रॉन्ग लीगल ट्रेडिशन वहां पे है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, मतलब जनता की आज़ादियों का प्रोटेक्शन काम है कोर्ट का करना, कि जनता की आज़ादियों को प्रोटेक्ट किया जाए, आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, जैसे इंडिया में आप देखिए ना, प्रोफेशनल जजेस होते हैं, कुछ एडवोकेट्स होते हैं, कुछ जजेस होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, तो एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, प्रोफेशनल जजेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन समझ लीजिए, लॉ को इंटरप्रेट करना कि किस कानून का क्या मीनिंग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बताता है ना कि फलाने कानून का मतलब क्या है, तो मतलब लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को समझना, लॉ को समझाना कि इसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट इंडिया में कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, कि फलाने आर्टिकल क्या कहता है, फलाने आर्टिकल का क्या लिमिटेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसे ही ब्रिटेन में इंटरप्रेट लॉ को कौन करता है? जुडिशरी करती है। डिस्प्यूट को सेटल करती, विवाद को सेटल करती, चाहे वो स्टेट के बीच में हो, स्टेट सेंटर के बीच में हो, स्टेट स्टेट के बीच में हो, आदमी आदमी के बीच में हो। प्रोटेक्ट राइट, जनता के राइट को प्रोटेक्ट करती है। जस्टिस इंश्योर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू करता है। देखिए सेम सेम फंक्शंस हैं जो शुरू में हमने फीचर्स में देखा है। पनिशेस ऑफेंडर्स, जो अपराधी होते हैं उनको सजा सुनाता है। रूल ऑफ लॉ मेंटेन करता है कि लॉ सबसे ऊपर है, लॉ ही सबसे ऊपर रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को रिजॉल्व करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन आ गया कि 2 आर्टिकल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बताएगा कि क्या सही इंटरप्रिटेशन है, क्या सही चीज होनी चाहिए। प्रोटेक्ट लीगल प्रोसीजर, लोग लीगल प्रोसीजर को प्रोटेक्ट करता है। चेक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये चेक करता है कि कहीं अथॉरिटी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं जनता के अगेंस्ट काम तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो, कहीं अथॉरिटी का मिसयूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास तो नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें चेक करता है। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म देख लीजिए कुछ जुडिशरी का क्या है, कि जुडिशियल रिव्यू के पावर बड़े लिमिटेड है, क्योंकि ब्रिटिश में पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है ना, तो जुडिशरी बहुत चीजें रिव्यू नहीं कर सकती है। लीगल प्रोसीजर कैन बी कॉस्टली, भाई आपको पता है इंडिया में भी कहते हैं कि भाई केस लगाना बड़ा महंगा काम है, हजार मतलब हजारों कह रहा हूँ 50 साल केस चलता है, खूब पैसे लगते हैं। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केस, केस बड़े धीरे धीरे आगे चलते हैं, खत्म होते हैं। जजेस आर अनइलेक्टेड, भाई जजेस चुने हुए नहीं। आप ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कंसर्न है, ये इंडिया में भी उठाया जाता है, पर इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बात ये है कि जैसे पार्लियामेंट में तो आप अपने चुने हुए लोग भेजते हैं जो आपके लिए फैसला लेते हैं, लेकिन जजेस को तो आप इलेक्ट नहीं करते हैं। जजेस तो एजुकेशन से बन गए, मान लीजिए एडवोकेट बन गए, तब जजेस को क्या राइट है कि आपके लिए फैसला लें? एक इंडिविजुअल के लिए जजेस क्यों फैसला लें जब आपने उसे चुना ही नहीं है अपने लिए फैसला लेने के लिए? पर पार्लियामेंट में तो आपने लोगों को चुन के भेजा कि आप मेरे लिए फैसला लोगे, तो जजेस अनइलेक्टेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है,
एक्सपेंसिव लिटिगेशन है, मतलब वही चीज़ है कि महंगी है कार्रवाई। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फॉर पुअर सिटीजन, भाई जो गरीब है वो अगर मुकदमा लड़ने में आ जाएगा तो बेचारा रोड पे आ जाएगा। हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ एलीट लीगल क्लास, भाई जैसे इंडिया में भी अगर आप देखिए, जो कोई बहुत बड़े वकील हैं तो उनके लड़कों के वकील बनना बड़ा आसान हो जाता है, उनको एडवोकेसी करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी है कि जो बहुत लीगल एलीट जो क्लास है, लीगल क्लास है, जो वहाँ बहुत बड़े बैरिस्टर्स हैं, उनके बच्चों को बैरिस्टर बनना आसान है। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे जब इंडिया वॉज कॉलोनियल कंट्री, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था, तो आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का बैरिस्टर बनना प्रिटी इजी हो गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू पहले से बहुत मतलब अच्छे बैरिस्टर थे, तो उनका बैरिस्टर का जो पाथ था वो इजी हो गया। वहीं पे अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो जुडिशरी से लेके, या कोई बैकग्राउंड एडवोकेसी में ना हो, तो हो सकता है उसको जब कोर्ट में हो जाए तो उसे बहुत सफ़र करना पड़े, उसे अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़े। ये चीज़ है। ओवर डिपेंडेंस ऑन प्रेसिडेंट्स पे ओवर डिपेंडेंस रहता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट सम टाइम क्रिटिसाइज फॉर लैक ऑफ डाइवर्सिटी, माई जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें भाई एक फील्ड के लोग आ रहे हैं, एक एज के लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, डाइवर्सिटी उसमें नहीं देखने को मिलती। जैसे इंडिया में एक वो चलता है, आपने सुना होगा कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कोलिजियम अपॉइंट करता है। कोलिजियम क्या होता है? चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इनका ग्रुप मतलब डिसाइड करता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब अपने बीच में ही चुन लिया, तो डाइवर्सिटी नहीं दी बहुत ज़्यादा, कि गवर्नमेंट का रोल नहीं इंक्लूड किया, दूसरे ज्यूरिस्ट का रोल नहीं इंक्लूड किया, बाहरी लोगों का रोल इंक्लूड नहीं किया। मतलब बाहरी लोग मतलब वही जो लॉ से एक्सपर्ट लोग हैं, जो लॉ के, जैसे ज्यूरिस्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गई, है ना, और बड़े बड़े एडवोकेट्स हो गए, इनका रोल नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, इलेक्ट कर लिया। तो हालांकि ये सिस्टम कोलेजियम का तो इंडिया के लिए है, पर ऐसा ही कुछ सिमिलर टू दैट सिस्टम आप मान सकते हैं यूके में भी है। चलिए क्लियर करते हैं और चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन बच्चे देखिए, यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है बच्चे। चीज़ें आसान थी, मैंने आपको इजी वे में समझा दिया है चीज़ें, मैंने आपको सारे पॉइंटर्स दे दिए हैं, आपको सारे नोट्स दे दिए हैं, आप यहीं से अपने नोट्स को राइट डाउन करेंगे। जिस तरह से इजीली मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, उसी ईजी वे में आप समझिए, और आप एग्ज़ाम में उसी कॉन्टेक्स्ट में लिख भी सकते हैं चीज़ों को। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में ऐसा मत करिएगा कि एक तरफ ब्रिटिश लिख रहे हैं, एक तरफ इंडिया लिख रहे हैं। इंडिया मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, ताकि आप ब्रिटिश को अच्छे से समझ सकें। साथ ही में जो मैंने आपको फीचर्स दिया उन्हें अच्छे से पढ़िए, उन्हें अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए और अपने एग्जाम के लिए रेडी रहिए। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। यूके कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी देखने को मिलती है, मतलब पार्लियामेंट वहाँ की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है, रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, एक एवोल्यूशनरी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। इसको क्लियर करते हैं बच्चे और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपका यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होगी, सारे कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुए होंगे, जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाया वो क्लियर हुए होंगे बच्चे। न्यू वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस कवर करने वाला हूं। साथ ही में आप इसको अपने फिजिकल एजुकेशन के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं फिजिकल एजुकेशन भी कवर करने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है बच्चे, मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे अपने जूनियर्स का हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे मैं मानता हूँ हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सिखाऊंगा मैं, जीतोगे आप, क्योंकि नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सब कहते हैं भैया आपके नोट्स मिल जाए, आपके नोट्स मिल जाए, आपके नोट्स मिल जाए। नोट्स क्या करोगे बच्चे, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। मिलते हैं हम किसी और नए लेक्चर के साथ, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।